वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। और आज ये इसका लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। हमने पार्ट 2 के अंदर 3 बेसिक फीचर्स को समझ लिया था और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 4th बेसिक फीचर जिसका नाम है द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड को कहीं ना कहीं यूज किया है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि फेडरल का मतलब होता है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको बोला जाता है फेडरल। यानी कि समझिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनका काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट का ध्यान रखना। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट गुजरात का ध्यान रखती है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का ध्यान रखती है। भाई अगर आप समझिए कि एक ही गवर्नमेंट होती, सेंट्रल गवर्नमेंट होती, तो वो हर जगह पर प्रॉब्लम कैसे समझती, वो हर जगह को मैनेज कैसे करती। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को डिवाइड किया है, फेडरल किया है, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है? अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो उनमें भी पोस्ट होती है, लास्ट पोस्ट से लेकर टॉप पोस्ट होती है, तो उन्होंने अपने पावर को डिवाइड किया होता है कि आपके पास ये राइट्स है, आपके पास ये राइट्स है। सेम विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अहमदाबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है अहमदाबाद को अच्छा रखना, उनका डेवलपमेंट करना। वैसे ही बड़ौदा का अपना होता है, सूरत का अपना होता है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपडेट्स चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना काम किया, तो वो क्या करेंगे? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपडेट लेंगे। सेम विद बड़ौदा, सेम विद सूरत, सेम विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो अपडेट लेंगे। बाद में वो लोग एक अपनी रिपोर्ट बनाएंगे एज ए गुजरात। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि दिल्ली से अगर उन्हें अपडेट चाहिए कि हमें देखना है कि गुजरात में क्या हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का कांटेक्ट करेंगे कि आप अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचाइए, अपडेट्स पहुंचाइए, फाइल्स पहुंचाइए, और वो लोग पहुंचा सकते हैं। यानी कि एक इंसान अच्छे से काम कर सके, एक सिस्टम अच्छे से काम करे, इसीलिए क्या किया जाता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर को डिवाइड की जाती है। अब समझते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स है और सारे स्टेट्स को यूनियन यानी एक करे तब जाके एक इंडिया बनता है। वर्ड फेडरल, फेडरल वर्ड हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। फेडरल का मतलब हमने देखा कि जब कोई पावर को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको फेडरल बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये वर्ड्स को मेंशन किया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि क्या होता है कि एक इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स एक साथ मिलकर एक अपना यूनियन, एक अपना ग्रुप बना रहे, और वो पर्टिकुलर स्टेट्स के ग्रुप से बनती है एक इंडिया कंट्री। By the word union, a permanent and irreversible relation between union and its component states in indicated। हमने जो यूनियन वर्ड यूज किया है वो हमेशा ये दिखाता है, यूनियन वर्ड ये शो करता है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो हमेशा यानी कि परमानेंटली एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर, और हमेशा के लिए कभी भी रिप्लेस होगा नहीं। ये होता है यूनियन का मतलब। 2 सीट्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट बनती है, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका काम क्या होता है? एक साथ जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है या यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है तो वो पूरे इंडिया के लिए सेम होता है। वहीं पर अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल पास करती है तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। सपोज गुजरात गवर्नमेंट आज कोई लॉ लागू करती है तो वो सिर्फ गुजरात में फॉलो होगा। अगर दिल्ली से कोई लॉ पास होता है तो वो पूरे इंडिया में एक साथ लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली मार्क्स एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से बताया हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट को कहां पर काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कहां पर काम करना है, यूनियन गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई है। उसके बाद आता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको कौन कौन सी चीजें संभालनी है। अगर पता ही नहीं होगा तो हमको ही नहीं पता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या संभालेगी, यूनियन गवर्नमेंट क्या संभालेगी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आती है वो लोग स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। जिसमें से फर्स्ट आती है यूनियन लिस्ट, यानी कि ऐसी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी, वो कौन सी है? तो पहले 97 सब्जेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे 97 सब्जेक्ट है जो कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। जो कौन संभालता है? यूनियन गवर्नमेंट संभालती है। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 97 सब्जेक्ट है। कैसे कैसे सब्जेक्ट है?
तो सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, हमारे यहाँ पर जो भी बड़े मैटर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस, डिफेंस सिस्टम पूरे इंडिया का एक ही होता है। आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, वो कभी स्टेट वाइज नहीं हो सकता, स्टेट वाइज वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सबसे मेन डिफेंस, हमारे देश की सुरक्षा, ये किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन से कौन सी चीजें आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, फॉरेन डेट कितना होगा, ये सारी चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी यानी कि बॉम्ब्स वगैरह बनाना, वेपन्स वगैरह बनाना, ठीक है, हमारे परमाणु बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ये सारी चीजें कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, कहाँ रहेगी, ये सारा कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है जो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको मैनेज भी कौन कर रहा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग यानी कि हमने रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, जो आरबीआई डिक्लेयर करती है। आरबीआई जो डिक्लेयर करती है वो पूरे इंडिया की बैंक्स एक साथ फॉलो करती है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम भी किसके अंडर में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेकंड आता है रेलवे। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडिया का एक ऐसा फॉर्म है जो हर एक इंसान के लिए बना है, लोकल से लेके प्रीमियम ट्रेन तक सारी चीजें देखने को मिलती है। पूरे इंडिया में ट्रेन एक दूसरे स्टेट्स को क्रॉस कैसे करेगी, कि भाई कोई गुजरात से स्टेट निकल रही है तो वो दिल्ली कैसे जाएगी, हरिद्वार कैसे जाएगी, अलग अलग जगह पर पहुंचेगी कैसे, तो ये पूरा पूरा सारा सिस्टम कौन संभाल रहा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरों के साथ कैसा नेटवर्क चलने हैं, क्या कम्युनिकेट होगा, क्या कम्युनिकेट नहीं होगा, हमारी कभी कभी इंटरनेट फैसिलिटी को भी ये लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा पोस्टल सर्विस जो होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम जो कुरियर भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, ये भी कौन संभाल रहा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा भी अलग अलग 97 सब्जेक्ट है जो कौन संभालता है? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेट लिस्ट, ऐसी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट को बताई गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ऐसे टोटल 66 सब्जेक्ट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पास कर सके। सब्जेक्ट कंप्राइज लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस कैन पास लॉ। सबसे पहले कि स्टेट में लॉ पास कौन करता है? तो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा, राज्यसभा होती है, तो स्टेट लेवल पर होती है विधानसभा, यानी कि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ पास करती है, लॉ बनाती है, किसके लिए? एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारी सरकारी कचहरियां, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो ऑफिस वर्क्स होते हैं, वो सारी चीजें, मतलब कि आधार कार्ड वगैरह बनाने का, पासपोर्ट वगैरह बनाने का, ये सारी चीजें जो एक स्टेट गवर्नमेंट के काम का होता है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशन को कौन संभाल रहा होता है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अपने अपने स्टेट का एग्रीकल्चर और इरिगेशन भी स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, यानी कि कितना एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्या एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सारी चीजें भी कौन संभालता है? स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। हेल्थ, ठीक है, एक स्टेट के अंदर प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, यानी कि लोगों को मेडिकल मिल रहा है, सेवा मिल रही है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, हॉस्पिटल सफिशिएंट है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी एक स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सारी चीजों का ध्यान रखे। लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एक्सेट्रा। लैंड यानी कि स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलरली ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना लैंड कौन एक्वायर कर रहा है। पता चला कि पूरे स्टेट्स के अंदर सिर्फ बिल्डिंग ही है, कहीं पर जंगल गार्डन बचा ही नहीं, तो वो पूरा स्टेट ही खत्म हो जाएगा। यानी कि कैसे कौन सी लैंड एक्वायर हो रही है, यानी यूज हो रही है, ये सारी चीजें भी स्टेट वालों को ध्यान रखनी पड़ती है। उसके अलावा इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि मेरे को अहमदाबाद से भरूच कुछ भेजना है, भरूच से सूरत, सूरत से वापी, ये मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर कोई चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसका भी ध्यान कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखती है। उसकी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी डिसाइड करती है। उसके अलावा भी अलग अलग 66 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए, जो कौन संभालता है? स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। If there is a failure of the law and order in the state, the union government with concern against the will of the state can send reserve police force. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया जो स्टेट के अंदर फेल हो गया, यानी कि लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने उसका विरोध किया, अपोज किया, तो विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर के बीच में आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि इमरजेंसी पुलिस फोर्स वगैरह भी भेजी जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट में मदद करने के लिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टेट के अंदर प्रॉब्लम हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोले कि आप अपने हिसाब से देख लो, बिल्कुल भी नहीं। जब स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी जरूरत पड़ती है इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर गाइडेंस के सपोर्ट में, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर के बीच में इन्वॉल्व होती है। थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका हक
स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर दोनों अपने आप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे टोटल कितने हैं? 47 सब्जेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसके ऊपर लॉ पास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो क्रिमिनल को लेके, सिविल केसेस को लेके, मैरिज एंड डाइवोर्स को लेके, एजुकेशन को लेके, ये चीजें ऐसी है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने लॉ पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात बोर्ड चल रहा है एजुकेशन के अंदर, अगर गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये गुजरात बोर्ड के अंदर चेंजेस होने चाहिए तो वो 110% होंगे। अगर वो नहीं बोलते फिर भी अगर गुजरात गवर्नमेंट को लगता है कि हमको कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करते हैं। यानी एजुकेशन एक ऐसा पर्पस है जहां पर स्टेट चाहता है कुछ इन्वॉल्व करना है या हटाना तो भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सेम विद क्रिमिनल, क्रिमिनल को लेकर अगर कोई गुजरात का क्रिमिनल है तो उसको गुजरात गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। और अगर वो कोई बड़ा क्रिमिनल है, वो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर इन्वॉल्व हो सकती है। यानी कि ऐसे मैटर जिसके अंदर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लॉ पास करती है, उसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है 97 सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट संभालती है 66 सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों संभाल सकते हैं, दोनों उसके ऊपर लॉ पास कर सकते हैं, वैसे है 47 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं रेजुडरी पावर्स। व्हाट इज रेजुडरी पावर्स? तो कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बाद के जो पावर होता है वो होता है रेजुडरी पावर्स। द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेजुडरी पावर्स। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जो ना स्टेट गवर्नमेंट को दिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, उन पर्टिकुलर चीजों को इंक्लूड किया जाता है रेजुडरी पावर्स के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजुडरी सब्जेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा हक होता है कि ऐसे पावर्स जो अभी तक ना यूनियन गवर्नमेंट को दिए हुए ना स्टेट गवर्नमेंट को दिए, उनको रेजुडरी पावर्स के अंदर इंक्लूड किया जाए और उनके ऊपर कोई ना कोई डिसीजंस लिए जाए, उनके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाए। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे डिसीजंस मेजरली फाइनेंशियल को लेके जो डिसीजंस होते हैं वो ना यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो कहीं ना कहीं रेजुडरी पावर्स के अंदर होता है। जैसे हमारा टैक्स वगैरह हो गए, जब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है तो उसके बीच में क्या डील होती है वो भी इन दोनों के अंडर में नहीं आती है, वो रेजुडरी पावर्स के अंदर आती है। वो एक स्पेशल पावर, एक स्पेशल डिसीजंस लिए जाते हैं, एक स्पेशल पूरा केस होता है, वो उसके लिए एक अलग लोग होते हैं, अलग पूरी टीम होती है और वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितना % टैक्स होना चाहिए, हमारा इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वहीं पर सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये सारे टैक्स कितने होने चाहिए, ये कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने खुद के स्टेट्स में लेती है। इन शॉर्ट, रेजुडरी पावर्स यानी ऐसे स्पेशल पावर जो ना यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, इनको एक अलग स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके, टैक्स वगैरह को लेके, इन सारी चीजों पर अलग एक पूरी कमिटी होती है, वो कमिटी इनके ऊपर डिसीजंस देती है। उसके बाद आता है फिर यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि देश के अंदर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया हुआ है। यानी कि अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, हमारे क्राइसिस अगर कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई है। टोटल हमारे यहाँ पे 3 प्रोविजंस बताए हुए हैं जिसके अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। पहली, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रेबेलिएशन, यानी कि जब भी हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक होता है, यानी कि कोई दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर अटैक करती है, या फिर हम कोई कंट्री के साथ वॉर के अंदर इंगेज होते हैं, यानी कि आमने सामने फाइटिंग होती है, या फिर जब हमारे वेपन्स वगैरह यूज होने वाले होते हैं, यानी आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे आर्म्ड फोर्स, यानी कि जितनी भी हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सारे लोग कोई एक्शंस करते हैं, तब जाके हमारे यहाँ पर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अभी लास्ट नेशनल इमरजेंसी आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो पहलगाम अटैक की वजह से हुआ था, तब हमारे इंडिया में रिसेंट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद सेकंड आता है, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी डिक्लेयर। जब भी कोई स्टेट के अंदर कोई नियम ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कोई रूल्स एंड लॉ
टूटता है और कोई एक इमरजेंसी की प्रॉब्लम सिचुएशन होती है, लोग हैंडल नहीं होते, लोग अपोज करते हैं, या फिर हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है, तो तब उस स्टेट में पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, यानी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स टूटे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। थर्ड आता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर। जब कोई एक पर्टिकुलर चीज हद से ज्यादा महंगी हो जाती है, एक बेसिक नीड हद से ज्यादा महंगी हो जाती है और लोगों के पास वो पैसा नहीं होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे यहाँ पर जो मॉनेटरी इरोजन होता है, यानी कि पैसों के लोग जो पॉलिसी होती है, लोगों की सेविंग्स खत्म होने लगती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जब ये सारी चीजें होती है तब हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। 3 इमरजेंसी होती है, जब वॉर, अटैक, ये सारी चीजें होती है तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। जब हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है। और थर्ड, जब हमारे यहाँ पर पैसे कोई एक्सट्रीम लेवल पर प्राइस राइज हो जाता है और मॉनेटरी इरोजन्स क्रिएट होते हैं, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद हमारा 6th जो बेसिक फीचर आता है वो होता है बायक्रैमिनल प्रैक्टिस, यानी कि हमारे यहाँ पर बायक्रैमिनल प्रैक्टिस चलती है। व्हाट इज बायक्रैमिनल प्रैक्टिस समझते हैं। पहली बात समझते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी। हमारे इंडिया में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर पास होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। आपने पार्लियामेंट सुना ही होगा, जब पर बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए होते हैं, वहां पर कुछ डिसीजन चल रहे होते हैं, कुछ डिबेट्स चल रही होती है, ये सारी चीजें क्रिएट होती है और वहां पर हमारे पर्टिकुलर देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर पास होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी बोला जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही सारे लॉ एंड ऑर्डर पास होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है पार्लियामेंट सिस्टम। दोनों का डिफरेंस बता देता हूं क्विक। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है कि एक बार वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, प्रेसिडेंट ने जो लॉ बोला वो लॉ फॉलो होना शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, बिल पास होते हैं, पहले लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में बिल पास होता है, फिर जाके जब प्रेसिडेंट उन पर सिग्नेचर करते हैं तो वो एक बिल लॉ के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इंडिया के अंदर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस करनी पड़ती है। लेजिस्लेटिव यूनियन इज पार्लियामेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव यूनियन यानी कि हमने एक चीज देखी थी, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है। बट वही लेजिस्लेटिव असेंबली को जब हम सेंट्रल लेवल पर देखते हैं, यूनियन लेवल पर देखते हैं, तो उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। बाइकैमरल मींस 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बाइकैमरल यानी कि 2 चीजें, यानी कि ट्वाइस, 2 हाउस। कौन से हाउस? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा, लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा। वापिस, अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा, लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा। और बाइकैमरल का मतलब यही होता है कि 2 हाउस हमारे यहां पर इंक्लूड है। उसके बाद अपर हाउस प्रेसिडेंटल, लोअर हाउस गवर्नर, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सी चीज समझिए कि जो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो चीज होती है ना, वहां पर मेन रोल प्ले करने वाले इंसान होते हैं प्रेसिडेंट, वो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो अभी इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वही प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट पर जो एक स्पेशल, एक मेन कैरेक्टर, जो मेन इंसान होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। वहीं पर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पर हमारे मेन जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं गवर्नर। यानी कि जब पूरे इंडिया में कोई लॉ पास करवाना हो तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, बट वही अगर कोई स्टेट में लॉ पास करवाना हो तो गवर्नर के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो दोनों पोस्ट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये कैसी रेप्यूटेड पोस्ट है जहां पर ये लोग इतना काम करते हैं, बट इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, इन अ फॉर्म ऑफ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। इनके बिहाफ पर पूरा का पूरा जो पावर होती है, जो पूरा फंक्शन कैरी आउट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे सेंट्रल लेवल पर। कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल के प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया के कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। यानी कि वो पूरी चीजें काम करते हैं, उनके पास पूरे पावर होते हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभाल सकते हैं। वही अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो सारे पावर होते हैं एक चीफ मिनिस्टर के पास। वापिस समझते हैं, सेंट्रल लेवल पर होते हैं प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर होते हैं गवर्नर। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन कर रहा होता है? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? हर जगह अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, कोई एजुकेशनल मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है। यानी कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। वो अपने अपने फील्ड का ध्यान रखते हैं कि आज
फॉर एग्जाम्पल के जो हेल्थ में होते हैं वो बोलते हैं कि हेल्थ में ये सुविधा की हमको जरूरत है, ये इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर को लेकर चलते हैं। यानी कि एक इंसान सारी जगह पर ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हुए होते हैं कि हर जगह का हम लोग ध्यान रख सके। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स 12 एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस फील्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पर एक इलेक्शन प्रोसेस चलता है। हम जो इलेक्शन करते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन करते हैं। लोकसभा में जब मेजोरिटी बनती है कोई पार्टी की, तो लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर राज्यसभा के अंदर यानी अपर हाउस के अंदर 12 ऐसी सीट्स होती है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। और वो 12 सीट्स के अंदर कौन होंगे, तो पर्टिकुलर एक्सपर्ट लोग होंगे जो एक एक फील्ड, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट आ गए, कोई एजुकेशन को लेके एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ को लेके एक्सपर्ट है। वैसे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोगों को वो 12 सीट्स के अंदर रखा जाता है। जो कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं कि ये मेंबर होने चाहिए। उसके बाद आता है राज्यसभा परमानेंट हाउस, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years, टोटल 6 years ऑफ ईच मेंबर। और समझते हैं राज्यसभा जो है उसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। क्यों परमानेंट हाउस बोला जाता है? हम जो इलेक्शन करते हैं वो किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है। यानी कि हर 5 साल में लोकसभा चेंज होती है, बट राज्यसभा कभी भी चेंज नहीं होती है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। हर 2 साल में 1/3 लोग को रिटायर किया जाता है। कैसे रिटायर किया जाता है? सपोज आप क्लास में बैठते हो, स्कूल के क्लास में 3 रो होती है, ठीक है, 1, 2 और 3 रो होती है। हर 2 साल के अंदर 1 रो के मेंबर्स को रिटायर करवाया जाता है, उनकी जगह पर न्यू मेंबर्स आते हैं। 2 साल के बाद बीच वाली रो के पूरे मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, उनकी जगह पर न्यू लोग आते हैं। और 2 साल के बाद ये साइड के रो को सारे लोगों को रिटायर किया जाता है और उसके बाद न्यू लोग आते हैं। यानी कि अगर आप टोटल करोगे तो हर एक इंसान के पास 6 साल का टाइम होता है राज्यसभा के अंदर। तो इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर हर 2 साल में 1/3 लोगों को रिटायर किया जाता है और हर एक इंसान के पास 6 साल का टाइम होता है और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व होती नहीं है। सेकंड, राज्यसभा इज लेस पावर देन लोकसभा। राज्यसभा के पास इतने पावर नहीं होते जितने लोकसभा के पास होते हैं। लोकसभा कहीं ना कहीं सुपीरियर है, डिसीजन मेकिंग है, स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो डायरेक्ट एक सिटीजन उसको इलेक्ट करता है। लोकसभा बनाने के पीछे पूरा का पूरा इंडियन सिटीजन्स के हाथ होते हैं। राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व होती ही नहीं, उसके अंदर रिटायरमेंट चल रहे होते हैं। लोकसभा मेन होता है जहां पर सारे लॉ एंड ऑर्डर पास होते हैं। प्रोसेस क्या होती है, लोकसभा के अंदर कोई बिल आता है, ठीक है, कोई एक मिनिस्टर बोलते हैं कि ये लो हमको लाना चाहिए, वहां पर सब लोग बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिबेट करते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर अगर लोग एग्री करते हैं, मेजोरिटी पब्लिक, तो उस बिल को ऊपर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस बिल को टैली करते हैं कि क्या ये लॉ सही है, नहीं है। अगर ओके, हाँ ये लॉ सही है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके अंदर सिग्नेचर होती है और उसके बाद वो पर्टिकुलर जो लॉ होता है वो इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। तो लोकसभा के पास इधर हाईएस्ट पावर होती है, लोकसभा इधर मेन रोल प्ले करता है। राज्यसभा जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द लोकसभा। 7 फीचर आता है इंडिपेंडेंट, इंपार्शियल, इंटीग्रेटेड एंड जुडिशरी। यानी कि हमारे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, हमारा न्यायालय सिस्टम, कभी भी कोई भी झगड़ा होता है या कुछ भी मैटर होता है तो हर एक इंसान का एक ही सेंटेंस होता है उसके मुंह पर, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यानी कि हमारे यहाँ पर लोगों को कोर्ट्स पर भरोसा है कि आज भी अगर कुछ भी गलत होता है हम कोर्ट में आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा। इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है? यानी कि जुडिशरी कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी बड़ा इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि आप भी गवर्नमेंट के, हम भी गवर्नमेंट के, तो आप मेरे फेवर में केस का डिसीजन देना, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पर इवन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव का कोई मतलब कि कोई अपर हाउस लोअर हाउस का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता है। जुडिशरी अपने तरीके से इंडिपेंडेंट है। हमारे इंडिया का सबसे मेन जो कोर्ट होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन पास करती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन पास करती है तो पूरे इंडिया की सारी कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद नेक्स्ट लेवल पर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना एक होता है। हाई कोर्ट के बाद आता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर तालुका लेवल पर तालुका कोर्ट होता है और कई जगह पर स्पेशल कोर्ट देखने को मिलेगी। स्पेशल कोर्ट कैसे होती है? सपोज वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए एक अलग कोर्ट होना, ये सारी चीजों को बोला जाता है स्पेशल कोर्ट।
इंटीग्रेटेड एंड इम्पार्शियल, यानी कि जुडिशरी हमारे यहाँ पर कभी भी पार्शियलिटी करती नहीं है। हर एक सबूत को, हर एक गवाह को वो लोग मद्देनजर रखते हुए ही अपने डिसीजन सुनाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि आज ही केस आया आज ही उसका डिसीजन हो गया। हर एक इंसान को टाइम दिया जाता है कि आप अपने आप को बेगुनाह प्रूव करो, आप अपने आप के केस को सॉल्व करो। इसके लिए पूरे लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स केस को लड़ते हैं। जुडिशियल एक पूरा सिस्टम होता है, उसके एक मैनर्स होते हैं, उसका एक बिहेवियर होता है। जुडिशियल का मेन जो काम होता है वो होता है कि देश के अंदर हर एक इंसान को न्याय मिलना चाहिए। इंटीग्रेटेड होता है हर एक इंसान के साथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी डिसीजन आता है तो हर एक कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। कोई न्यू रूल आता है तो भी हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड, अगर स्टेट और यूनियन के बीच में भी कोई इशू होता है, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू होता है तो भी वो मैटर कहां पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। कब क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है वही डिसीजन फाइनल होता है, उसके ऊपर कुछ भी होता नहीं है। ये था हमारा इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 8 फीचर आता है अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी नेसेसरी लॉ के अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर कुछ स्मॉल चेंजेस करना, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। दुनिया के बाकी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डायनामिक है कि हम लोग ने देखा था कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट यानी इसके अंदर वक्त के साथ चेंजेस किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट में चेंजेस करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 50 और 51% से वोटिंग होनी चाहिए। अगर यस की वोटिंग होती है तो उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, इफ नो की वोटिंग होती है तो नहीं किए जाएंगे। सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी 2/3। अब कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पेशल चेंजेस करने पड़ते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उसके अंदर कंपलसरी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है। व्हाई 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है? क्योंकि वो एक स्पेशल लॉ है, उसके लिए मेजोरिटी पब्लिक का मानना जरूरी होता है पार्लियामेंट के अंदर। 2/3 यानी कहीं ना कहीं 70 to 75% ऑफ मेजोरिटी चाहिए उस पर्टिकुलर केस के अंदर। थर्ड होता है यूनियन स्टेट रिलेशन, 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड 50% इन स्टेट लेजिस्लेटिव। थर्ड होता है यूनियन स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर एक स्टेट और एक यूनियन गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे पर्टिकुलर डिसीजंस के अंदर 2/3 मेजोरिटी तो पार्लियामेंट की चाहिए। बट उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के अंदर भी 50% मेजोरिटी चाहिए। विधानसभा कौन सी? तो जो पर्टिकुलर स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व है। सपोज गुजरात, महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मैटर है तो गुजरात गवर्नमेंट की विधानसभा में भी 50% की वोटिंग चाहिए, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर भी 50% वोटिंग चाहिए और सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट की भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये पर्टिकुलर 3 तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल मेजोरिटी, 50 या 51% की वोटिंग होनी चाहिए। सेकंड, एक सर्टेन अमेंडमेंट होता है स्पेशल जिसके अंदर पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी यानी कि 60 to 75% की वोटिंग होनी चाहिए। थर्ड होता है यूनियन स्टेट रिलेशन जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी तो पार्लियामेंट की चाहिए, उसके साथ पर्टिकुलर स्टेट जो इन्वॉल्व होता है उसकी विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 50% की वोटिंग चाहिए होती है। 9 नंबर के फीचर में आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसा रूल है कि कोई भी एक इंसान 18 ईयर से प्लस होता है तो ही उसको इलेक्शन में वोट करने का राइट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर ये एज डिसाइड की हुई है कि 18 ईयर्स से जो छोटे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं इतनी मेंटल स्टेबिलिटी, इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इतने बड़े डिसीजंस ले पाए, वोटिंग चीज को समझ सके, एक हर चीज को समझ सके। इसीलिए हमारे यहाँ पर 18 ईयर्स एक ऐसी बॉर्डर बनाई गई है कि 18 ईयर्स और उसके बाद वाले लोग ही इलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन कार्ड हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों ऐसी चीजें करनी पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज में हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं होता है, वहां पर 12-13 साल के बच्चे ही अपने लाइफ टेकिंग डिसीजंस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं 18 ईयर्स से छोटों को चिल्ड्रन और टीनेज में ही गिना जाता है। 18 ईयर्स के बाद उनको कहीं ना कहीं यंगस्टर, यूथ में गिनना चालू करते हैं और उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यानी कि हर एक जगह पर, हर एक लीगल जगह पर 18 ईयर्स की एज होना जरूरी है। स्पेशली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स होता है 18 ईयर्स होता है तभी आप वोट कर सकते हो, उसके पहले आप वोटिंग कर सकते नहीं हो। उसके बाद 10th आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म हम देख चुके हैं पहले भी। सेक्युलरिज्म यानी कि ऐसा कंट्री जहां पर
कोई भी धर्म जाति को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। वहां पर हर तरह के धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, बिना किसी धर्म जाति कास्ट जेंडर लैंग्वेज उनके कलर उनके वे ऑफ बिहेवियर इन सबसे जज किया जाता नहीं है। वे ऑफ बिहेवियर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बदतमीजी करो या कुछ गलत करो। वे ऑफ बिहेवियर यानी कि किसी के बिहेवियर सिस्टम अलग होता है, किसी का बिहेवियर सिस्टम अलग होता है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है और उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन की बात नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं मुस्लिम आ सकते हैं। हर एक कास्ट का बंदा, हर एक ट्राइब का बंदा, हर एक जेंडर का, हर एक कलर का, हर एक लैंग्वेज का इंसान को पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज इंक्लूड की गई है कि अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म हम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। हम हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट से लेकर सिटीजन में कहीं पर भी भेदभाव करते नहीं है। उसके बाद 11th आता है जुडिशनल रिव्यू। जुडिशनल रिव्यू को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डिक्लेयर किया गया है? जुडिशनल रिव्यू क्या होता है कि कभी भी कोई भी कोर्ट ने कोई भी फैसला लिया होता है तो उस चीज को हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास होने से पहले वो जुडिशनल रिव्यू के लिए जाता है। जुडिशल रिव्यू यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारी कोर्ट्स में जाता है कि आप इसको रिव्यू कीजिए कि ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। मतलब कि पहले लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा कोई भी लॉ पास करने से पहले उसका एक जुडिशियल रिव्यू होता है। वो उसके अंदर ये चेक होता है कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, क्या ये हमारे सिटीजन के लिए यूजफुल है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं ना कहीं खिलाफ तो नहीं हो रहा है, कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये गलत तो नहीं है। ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है? जुडिशियल सिस्टम इसका एक रिव्यू करता है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का एक रिव्यू करता है। रिव्यू के बाद ही जब जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जुडिशरी सिस्टम उसको अप्रूव करती है कि ओके इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसके अंदर वो बिल को लॉ के अंदर एक्चुअली कन्वर्ट किया जाता है और उसको पूरे इंडिया के अंदर पास आउट किया जाता है या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पास किया जाता है। इनकेस जुडिशियल रिव्यू फेल हो जाता है, जुडिशियल सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं और वापिस रिव्यू के लिए यानी कि वापिस उसको चेंजेस के लिए भेजते हैं। उसके बाद 12th पर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हर एक इंसान को अपने हक मिलते हैं, हक के सामने हमेशा ड्यूटी मिलती है। हक कैसे मिलते हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू थॉट्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशनल सिस्टम, ये सारी चीजें हमको राइट्स मिलते हैं। अब राइट्स के सामने ड्यूटीज क्या होती है? तो ड्यूटी ये होती है कि अगर मेरे को एजुकेशन, अगर अकॉर्डिंग टू द राइट्स मुझे एजुकेशन है तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं वो एजुकेशन को एक्वायर करूं, मैं उसको पढ़ूं, ना कि वो पैसे को बर्बाद करूं, ना वो रिसोर्स को बर्बाद करूं। अकॉर्डिंग टू द राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि मैं अपने थॉट्स बोल सकता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी अनाप शनाप बोलूं या बदतमीजी करूं या अपने गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स इंडिया में फैलाऊं या कंट्री के अंदर फैलाऊं। राइट टू फ्रीडम यानी कि हमारे पास जो भी फ्रीडम होता है उसके अकॉर्डिंग एक ड्यूटी होती है कि हमें यही चीज करनी होती है, लिमिट क्रॉस करनी होती नहीं है। ये सारी चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि एक चाइल्ड राइट क्या होते हैं, वुमेन राइट्स क्या होते हैं, एज अ सिटीजन हमारे पास क्या हक होते हैं, और ड्यूटी भी बताई हुई होती है कि एज अ स्टूडेंट मेरी क्या ड्यूटी होती है, एज अ चिल्ड्रन क्या ड्यूटी होती है, एज अ वुमेन क्या ड्यूटी होती है, एज अ सिटीजन क्या ड्यूटी होती है। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताई हुई है। उसके बाद आता है 13 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि ऐसी पॉलिसीज बताई गई होती है जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को संभालनी होती है। जैसे हमने पहले देखा कि कुछ चीजें जो होती है, कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को संभालने होते हैं, जैसे लैंड हो गया, हेल्थ हो गया, वहां का पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं। ये सारी चीजों को एक स्टेट गवर्नमेंट को ही संभालना पड़ता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि ऐसी डायरेक्टिव पॉलिसी, ऐसी डायरेक्ट पॉलिसी जो कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। उसके बाद आता है 14 प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कास्ट जो हमारे साथ वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ी, पीछे रह गई, जो SC ST में आते हैं, या ऐसे ट्राइब्स आती है जो कहीं ना कहीं जंगल में रहती है, अभी तक इतना डेवलप नहीं कर पाई, उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है। क्यों सिस्टम? उनके लिए सपोज के जो हम देखते हैं कि राशन की दुकानें होती है, ये सारी जगह पर उनको कम पैसों में अनाज मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, तो गवर्नमेंट उनकी मदद करती है कि हम आपको कम दाम में सब कुछ देंगे, कम पैसों में सब कुछ देंगे। अलग अलग उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती है कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा, आप अपने आप को डेवलप कर सको। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताई हुई है कि कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो पीछे रह गई है इंडिया में, और जो ट्राइब्स है जो अभी तक इतना डेवलप ही नहीं कर पाई, सिटी में नहीं इन्वॉल्व हो पाई, उन सारे ट्राइब्स को और उन बैकवर्ड क्लासेस को कहीं ना कहीं हमें
मदद करनी होगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाया हुआ है। और ये बैकवर्ड सेक्शन और ट्राइब्स के लिए स्पेशल कोटा बनाए जाते हैं। कोटा यानी कि इनको कम पैसों में सारी चीजें मिले, इनके लिए एक स्पेशल कोटा होता है। जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्पेशल कोटा होता है कि यहाँ पर इतनी सीट्स तो इन्हीं पर्टिकुलर लोगों में से आनी चाहिए, क्योंकि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके, चल सके, काम कर सके। उसके अलावा पर्टिकुलर कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्कॉलरशिप सिस्टम होती है, जो बैकवर्ड SC ST और अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप कोटा होता है कि आप कहीं ना कहीं पैसे नहीं है तो उनको एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है ताकि वो लोग एजुकेट हो सके और अपने आप को डेवलप कर सके और अपनी कास्ट को, अपने पूरे समाज को डेवलप कर सके। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए बताई जाती है कि इंडिया के अंदर हर एक इंसान को कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो ये फील ना करे कि मैं पीछे रह गया, ये फीलिंग इंडिया के अंदर ना आए, इसीलिए ये पर्टिकुलर चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है। यहां पर हमने देखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सिर्फ और सिर्फ 14 फीचर्स। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बट सारी चीजें बुक में इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट आपको इतना बेसिक नॉलेज दिया हुआ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या बेसिक फीचर्स बताए हुए, जिसकी वजह से एज ए स्टूडेंट आप रिस्पॉन्सिबल बन सको और आप आगे की फ्यूचर जनरेशन हो, आप अवेयर रह सको, आपको आपके राइट्स ड्यूटीज दोनों पता होनी चाहिए, आपको आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर आप कभी कहीं जाते हो और आपको कोई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए। यही था चैप्टर 8 जिसका नाम था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। यहां पर कंप्लीट होता है। फटाफट से कमेंट में डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।